स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स मेड इजी की एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस। देखो मैं अब भी यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक स्टाफिंग की कंसेप्ट वाली वीडियो देखी है जो यहाँ आई बटन में पिन्ड है, तो अभी जाओ और उसको देख के आओ, फिर हम बात करते हैं प्रोसेस की। अच्छा देखा है तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर के लिए मैं कभी नहीं कहता, आज भी नहीं कहूंगा, वीडियो में वैल्यू लगेगी, आप अपने आप लाइक शेयर कर दोगे। और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, पूरी वीडियो में ना कोई भी अच्छी चीज लगे कर दो कमेंट, कोई भी बुरी चीज लगे दिल खोल के कमेंट करो। मैं आपको आपके कमेंट को एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लूंगा, उससे कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। और नहीं करना चाहते तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल दीजिए, वहां जाकर मुझे डीएम करते हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। मैं चाहता था इसको 2 टुकड़ों में बांट के डबल व्यूज कमा सकता था, लेकिन बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी एजुकेशन सबसे पहले। आप जब इसको एक लिंक में पढ़ोगे ना तभी आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। और उसके लिए मैं चाहता हूं आप अभी अपना चाय पानी कॉफी जो पीना है पी के फुल कंसंट्रेटेड माइंड के साथ बैठ जाओ और इस प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस प्रोसेस में आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो हमें स्टाफिंग करनी है। स्टाफिंग के लिए मैंने कहा पिछली वीडियो देखा, नहीं देखी तो स्टाफिंग का सीधा सा मतलब है बंदों को लाना, उनको रखना और उनसे आउटपुट निकलवाना, ये काम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना होगा। मतलब हमें देखना होगा कि हमें कितने बंदे चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। तो भैया इस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए हम 2 एनालिसिस करते हैं। नहीं समझे, हमें एस्टिमेट करना है हमें कितने बंदे चाहिए। वो एस्टिमेट करने के लिए 2 एनालिसिस है हमारे पास। उन 2 एनालिसिस का नाम क्या है। देखो ये होता कब है, जब या तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खुल रही है। तो हमें ना सबसे पहले देखना होगा कि हमें कितने बंदे किस टाइप के चाहिए, हमें कितने बंदे किस टाइप के चाहिए। तो उन सब से हम बनाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन वो बातें बाद में, उससे पहले ये 2 एनालिसिस होंगे और इन्हीं से निकल के वो आएंगी। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, तो लेगा सबसे पहले। तो मेरे भाई सबसे पहले का मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, पहले ये 2 एनालिसिस होंगे, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लोड होता है भार, वर्क लोड यानी कि काम का भार कितना है आपके ऊपर, वर्क लोड एनालिसिस। इसमें आप चेक करोगे कि आपको कितने बंदे चाहिए किस किस टाइप के। अगर मैं कहूं मुझे 10 बंदे चाहिए टाइप करने वाले जो टाइपिंग कर सके, मुझे 50 बंदे चाहिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपना काम कर सकें, मुझे 100 बंदे चाहिए जो मार्केटिंग टीम के हों, टाइपिंग मार्केटिंग प्रोडक्शन, टाइपिंग ये मान लो बिलिंग, ये बिल कर सके। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। 10 बंदे इस टाइप के, 50 बंदे इस टाइप के, 100 बंदे इस टाइप के। तो मैंने नंबर स्पेसिफाई किया, उसी के साथ उनका टाइप स्पेसिफाई किया कि मुझे कितने बंदे किस टाइप के चाहिए, ये सब बातें। तो ये होता है वर्कलोड एनालिसिस। तो जब हमने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो उसके बाद हम करेंगे वर्क फोर्स एनालिसिस। देखो वर्कलोड एनालिसिस, लोड होता है भार, कि हमारे ऊपर काम का भार कितना है, हमें कितने बंदे किस टाइप के चाहिए। देखो 2 बातें ध्यान रखना, नंबर और टाइप। तो नंबर और टाइप अब हम इसमें पता करेंगे कि वर्क फोर्स में हमारे पास कितने नंबर किस टाइप के अवेलेबल हैं। यहां करेंगे पता अवेलेबल और वहां नीडेड। समझ रहे हो, लोड में कितने चाहिए और अवेलेबल फोर्स में कितने हैं, ये हम पता लगाएंगे। फिर क्या होगा, इनके गैप से, इनके डिफरेंस से हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई हम या तो ओवर स्टाफ्ड है या अंडर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। देखो पहले तो यहां तक समझ गए, वर्कलोड एनालिसिस कितने बंदे किस टाइप के चाहिए, वर्क फोर्स एनालिसिस कितने बंदे किस टाइप के हैं, फिर उनको माइनस करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या। देखो भाई 3 बातें आती हैं, या तो हम अंडर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है या ओवर स्टाफ्ड है। हम कहीं भी हो हमें यहां आना है। सुनो कैसे। ऑप्टिमली स्टाफ कब बनता है, जब हमारा वर्कलोड इज इक्वल टू वर्क फोर्स, हमें जितने बंदे जिस टाइप के चाहिए उतने बंदे उस टाइप के अवेलेबल है, वो होता है ऑप्टिमली स्टाफ। अंडर स्टाफ्ड होता है कि वर्कलोड जितना है वो तो है ज्यादा लेकिन वर्क फोर्स कम है, चाहिए हमें 100 बंदे हैं 80, ये होता है अंडर स्टाफ्ड। और ओवर स्टाफ्ड होता है चाहिए 80 है 100। देखो इन दोनों के अपने नुकसान है। नुकसान क्या है, अंडर स्टाफ्ड का सीधा सा नुकसान है कि हमें काम करने के लिए बंदे चाहिए और बंदे नहीं है तो काम पूरा नहीं हो पा रहा, ये तो कोई भी गेस कर लेगा। ओवर स्टाफ्ड का क्या नुकसान है, ओवर स्टाफ्ड का सबसे पहला नुकसान है कि मोर प्ले लेस वर्क वुड प्रिवेल। इसको कॉमा में लिखो, मोर प्ले लेस वर्क। जब ज्यादा बंदे होंगे तो बातें मारेंगे, मजे मारेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो बंदे लिमिटेड रखो। और दूसरा मेन कारण सैलरी वेस्ट हो रही है भाई आपकी।
बंदा रख तो लिया लेकिन वो ओवर स्टाफ्ड है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपकी सैलरी वेस्ट हो रही है। तो आप कहीं भी हो ना, आप चाहे अंडर हो चाहे ओवर हो, आपका मेन एम है आपको यहां आना है। मतलब अगर आपके बंदे कम है तो अपॉइंट करो, अगर ज्यादा है तो निकाल दो। अब जो सिचुएशन है ना, हमें सिर्फ पढ़ना है ये, मैं नहीं कह रहा सिलेबस में ये है या कुछ, मैं आगे प्रोसेस के लिए कह रहा हूं। हम एक बार मान लेते हैं कि हम अंडर स्टाफ्ड हैं, हम अंडर स्टाफ्ड हैं और हमें और बंदे चाहिए, हमें स्टाफिंग करनी है, हमें बंदे एक्वायर करने हैं, तो हम मान रहे हैं कि हम अंडर स्टाफ्ड हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। वील मेक अ जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें हम बताएंगे कि हमें ये बंदा चाहिए जिसकी ये क्वालिफिकेशन और जो ये काम कर सके और इतने बंदे चाहिए। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन हमने बना दी, ये पहला स्टेप हमारा हो गया खत्म। समझ गए ना, कितने बंदे चाहिए और किस टाइप के चाहिए। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट थोड़ा लंबा चला गया है क्योंकि आपका बेस बनाना था। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे जो है रिक्रूटमेंट। तो हाँ दोस्तों, रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द फाइंडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जो हमारी जॉब के लिए सुटेबल है उस बंदे को ढूंढना, एंड स्टिमुलेटिंग हिम और हर टू अप्लाई फॉर जॉब, और उसको कन्विंस करना, उसको स्टिमुलेट करना, उसको बुलाना, उसको तसल्ली से मनाना कि तू हाँ हमारी कंपनी में आ और जॉब कर। ये बात समझ गए कि उस बंदे को ढूंढना और लेके आना, रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको। अलग अलग जगह से अलग अलग बंदों को अपनी कंपनी में लाना टू ज्वाइन एज अ स्टाफ। अपने आप कोई नहीं आता, हमें लाना पड़ता है, ये बात होती है रिक्रूटमेंट। दिस इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की भी उसके अंदर छोटी सी प्रोसेस है, बिल्कुल छोटी सी, 4 स्टेप है, बिल्कुल छोटे छोटे से बताते हैं। ये कहता है चूजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि हम रिक्रूटमेंट कहां कहां से कर सकते हैं। देखो, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पे पूरी डिटेल पड़ी है जो आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी, उसके ऊपर हम फालतू चर्चा नहीं करेंगे। बस ये देख लो, हमें अलग अलग सोर्सेज को एनालाइज, हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको एनालाइज करना है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, फिर एक बेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है और फिर उस सोर्स से हमें बंदों को बुलाना है। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जब मैं रिक्रूटमेंट की सोर्सेज की डिटेल में जाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ जो है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में जाके हम रिक्रूटमेंट को लिंक्ड अप रखेंगे। देखो, सिलेक्शन क्या होता है, जो एक नॉर्मल लेमैन को पता है, यानी कि आप इस चैप्टर से पढ़ने से पहले तक सोचते थे बंदों को लेके आना, वो क्या है, वो रिक्रूटमेंट है। तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कुछ अलग है। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट को कंफ्यूज नहीं करना। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, हमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का एक पूल क्रिएट करना है। रिक्रूटमेंट मतलब बंदों को लेके आना है। हमें 100 चाहिए, हम 1,00,000 बंदे लेके आएंगे, बस इकट्ठे कर लो इकट्ठे कर लो इकट्ठे कर लो, ज्यादा से ज्यादा बंदे इकट्ठे कर लो, उनको लेके आओ, कंपनी में अप्लाई करने के लिए कन्विंस कर लो। सिलेक्शन इज द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, मैनेजेरियल, मैनेजर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो चेक करता है कि कौन सा बंदा कितना सक्सेसफुल होगा इफ हायर्ड। देखो, बात क्या है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के हमारे पास कुछ सोर्सेज है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि हम बंदों को इनवाइट कहां कहां से करें, कैसे कैसे करके उनको अपनी कंपनी में खींच के लाएं, उनको अपनी कंपनी तक लाना और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करना। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन क्या कहता है, पहले तो इकट्ठे कर लो, फिर तुम सारे मेरे लिए एसेट हो, मैं चेक करूंगा कि किसको रखना है और किसको लात मार के भगाना है, तो मैं पहले तो तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा और फिर तुम्हारे को सिलेक्ट करूंगा। देखो, जैसे मैंने कहा, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, आगे सिलेक्शन की प्रोसेस है, फुल डिटेल प्रोसेस कि हम सिलेक्ट करेंगे क्या देख के। तो उस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हम बंदों को फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट इन द सेंस, 1,00,000 बंदे हैं, हमें चाहिए 100, तो 1,00,000 बंदों को स्टेप बाय स्टेप कर करके कम करके हम 100 तक लाएंगे और उन 100 बंदों को जॉब पे रख लेंगे। तो बात क्या हुई कि सिलेक्शन नेगेटिव है, बंदों को कम करता है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, बंदों को बढ़ाता है। ये बात समझ गए फर्क को, कि रिक्रूटमेंट में पूल क्रिएट होता है और सिलेक्शन में उस पूल में से बंदे फिल्टर आउट हो जाते हैं। ये होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के काफी सोर्सेज और सिलेक्शन की प्रोसेस हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सिलेक्शन में रिक्रूटमेंट का बड़ा पूल क्यों यूज हो जाता है, सिलेक्शन करने से पहले हम बड़ा पूल क्यों क्रिएट करते हैं? देखो, इसके 2 कारण है। एक तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिले। 2 केसेस बताता हूं, आपको 100 बंदे चाहिए, आपके पास 100 बंदे अप्लाई करके आए, ये पहला केस। आपको 100 बंदे चाहिए, अगर 1000 बंदे अप्लाई करने आए, आपको क्या लगता है बेटर कैंडिडेट कहां ढूंढ पाओगे? ऑब्वियसली यार यहां, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। यहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो 100 है आपने रख लिए, उनके पास चाहे कैपेबिलिटी हो ना हो। कॉम्पिटेंसी समझते हो ना, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट होता है कैपेबल प्लस विलिंग। मैं वो काम कर सकता भी हूं, मेरी औकात भी है, मेरी क्षमता भी है और मैं करना चाहता भी हूं।
तो जो कॉम्पिटेंट बंदा होता है वही कंपनी को आगे ले जाएगा और वही ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के लिए यूजफुल होगा। सिलेक्शन में हमें कॉम्पिटेंट चाहिए तो इसलिए हमें ऑप्शंस चाहिए होते हैं, ये बात आती है। तो हम करते क्यों हैं? पहला तो हमें ऑप्शन मिल जाए, दूसरा एक बात बताओ, 1000 में से ना 100 बंदे सिलेक्ट हुए, तो जो 100 सिलेक्ट हुए उनका सेल्फ एस्टीम कितना बूस्टअप हो जाएगा, वो क्या हवा में होंगे, यार भाई मेरे को सिलेक्ट कर लिया, मेरे को सिलेक्ट कर लिया, 1000 बंदों में से सिर्फ मेरे को ही किया, ऐसा क्यों, मेरे में ऐसा क्या खास है, अब तो मेरे को सिलेक्ट किया, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, ये फील आती है, सेल्फ एस्टीम बूस्टअप हो जाता है। ये फायदे हैं सिलेक्शन के। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ये दो अलग अलग बातें हैं। प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जिस एम्प्लॉय को जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है उस एम्प्लॉय को उस पोस्ट पे जाके बिठा देना। मतलब आप मेरी कंपनी में नए एम्प्लॉय आए, आपको मैंने आपका केबिन दिखाया, आपका वर्किंग एरिया दिखाया कि ये तेरा कंप्यूटर, ये तेरी टेबल, तेरे को रोज सुबह आके यहां अटेंडेंस लगवानी है और यहां आके बैठ जाए, यहां आके अपना काम करते रहना। ये होगी उसकी प्लेसमेंट, उसको लाके प्लेस कर देना, वो होगी उसकी प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब क्या है? देखो, ओरिएंटेशन इज सेम एज इंट्रोडक्शन। उसको ओरिएंटेशन कराना यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कराना। एक और वर्ड होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब समझना, इंडक्शन भी यही होता है। ओरिएंटेशन, इंडक्शन और इंट्रोडक्शन मतलब उसको उसकी पोस्ट पे लाके आपने बिठा दिया तो उसको सारी बातें बताओ यार, कि उसको इंट्रोड्यूस कराओ कंपनी से, ये हमारी कंपनी, हम ये काम करते हैं, तेरे को अपॉइंट किया, तूने ये काम करना है, ये बंदा तेरा सुपीरियर है, ये बंदा तेरा सबऑर्डिनेट है, इससे तूने काम करवाना है, इससे तूने काम पूछना है, ठीक है। और ये तेरे सुपीरियर का कैबिन, ये तेरे सबऑर्डिनेट्स का कैबिन, तेरे को कोई बुलाए तो तेरे को वहां जाना है, ये तेरा रिसेस टाइम होगा, तू इस महीने की इतनी पेड लीव ले सकता है, उसके बाद तेरी लीव्स की सैलरी कट होगी। ये सब बातें जो उसको समझानी है, उसके काम करने से रिलेटेड ओरिएंटेशन, उसके वर्किंग एरिया से रिलेटेड उसको जो भी इंट्रोडक्शन देनी है वो होता है ओरिएंटेशन। बिल्कुल सीधा सा मतलब कि उसको लाके अपनी जगह पे बिठाना और उसके एनवायरमेंट। अब ये एनवायरमेंट में बिजनेस से बाहर वाले एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट जहां वो बैठा है उसका एनवायरमेंट, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन, उस एनवायरमेंट की जान पहचान कराना, इंट्रोडक्शन कराना। देखो ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी ओरिएंटेशन से एम्प्लॉय के माइंड पे जो इंपैक्ट पड़ता है ना, दैट डिसाइड्स कि वो लॉन्ग टर्म तक आपकी कंपनी में रहेगा या कंपनी को थोड़े टाइम बाद छोड़ के चला जाएगा। इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो लंबे टाइम तक रहेगा या छोड़ के चला जाएगा। तो अच्छी ओरिएंटेशन देना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ दोस्तों, अगला स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमें एम्प्लॉय की, जिसको हमने अपॉइंट किया है, उसको ट्रेनिंग देनी है और उसकी डेवलपमेंट करनी है। देखो इसका मतलब क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। ये भी डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की तरह छोटा बड़ा भाई है। ट्रेनिंग छोटा भाई, डेवलपमेंट बड़ा भाई। ट्रेनिंग होती क्या है? देखो बेसिकली बात ये आती है कि जब आपने किसी एम्प्लॉय को अपने पास रखा तो उससे काम निकलवाने से पहले उसको पता तो होना चाहिए ना कि मुझे ये करना है। अब उसको पता तो ये लग गया हमारे पिछले स्टेप ओरिएंटेशन में कि मुझे ये करना है। जब उसको वो करना ही नहीं आता तो वो बेचारा करेगा कैसे? वो गलत करेगा तो डांट खाएगा। तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना हमारा फर्ज बनता है कि उसको सारा काम एक तसल्ली वाले तरीके से सिखाया जाए कि तू काम ऐसे करेगा। ये होती है उसकी ट्रेनिंग। उसके काम के रिगार्डिंग जो काम उसने परफॉर्म करना है, जिससे वो कंपनी को आउटपुट निकाल के देगा, उसकी ट्रेनिंग देना, ये होती है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कि ट्रेनिंग से एक स्टेप आगे। डेवलपमेंट में सिर्फ उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड आपको चीज नहीं सिखाई जाती। डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग में जो आपका जितना सा लिमिटेड काम है आपको सिर्फ वही सिखाया जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट में आपके ऊपर एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल फोकस करके आपके स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। आपके ऊपर पैसा लगाएगी कंपनी, ना कि आपसे निकलने वाले आउटपुट के ऊपर। इन दोनों में जितना फर्क समझ सकते हो उतना समझो। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि आगे ज्यादा डिटेल में जाएंगे। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ ये मानो कि ट्रेनिंग वो जो आपको आपके काम के लिए मिल रही है, डेवलपमेंट उससे एक स्टेप आगे, जहां आपकी लर्निंग स्किल्स को, आपकी कैचिंग पावर को, आपकी नॉलेज को, आपकी कॉम्पिटेंसेस को, इन सब चीजों को इंप्रूव करने में फोकस हो रहा है, वो डेवलपमेंट है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी एक एम्प्लॉय पे बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है कि हाँ यार, मैं इनकी कंपनी में काम करने आया हूं, इन्होंने ये नहीं मांगा कि बंदे को पहले से आता हो, ये खुद मेरे ऊपर पैसा खर्च करके मुझे एक नई स्किल सिखा रहे हैं, तो बंदा उस कंपनी के साथ थोड़ा सा लॉयल हो जाता है। ये आता है फिफ्थ पॉइंट। बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है? देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली द थिंग टू गिव अ फीडबैक टू द एम्प्लॉय।
हमें एम्प्लॉय को बताना है कि भाई तूने काम बहुत अच्छा किया है, लगा है, भाई तूने काम जैसा कहा था वैसा किया है, तूने अप टू द मार्क है लेकिन इसको इंप्रूव कर सकता है, भाई तेरा काम बिल्कुल बेकार है, तेरे को कहा ये था, तूने किया ये, तेरे को करना ये चाहिए था। ये सब बातें, ये सब फीडबैक, ये सब इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो हम उसको देते हैं वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, इसमें 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो उसको बताओ कि तेरा काम ये था। डिफाइनिंग द जॉब, ये क्या होता है बेसिकली, जब उसको आपने काम पे रख लिया, उसको ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद थोड़ा टाइम उसने काम कर लिया, तो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद हर कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है। उसके पास जाएंगे या उसको अपने कैबिन में बुलाएंगे, उसको समझाएंगे कि बेटा देख तेरा काम ये था, उसकी वर्क को डिफाइन करेंगे। सेकेंड चीज, तूने ये किया, तेरा काम था ये और तूने किया ये, मतलब उसको समझाएंगे कि व्हाट आउटपुट ही गिव टू द कंपनी। थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस, अगर आउटपुट ज्यादा ये तो बेटे बहुत अच्छे, उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको कुछ शाबाशी देंगे, उसको क्रेडिट्स देंगे बढ़िया। अगर आउटपुट ओके टू ओके, ये जितना कहा था उतना किया तो भी ठीक है और बेटर कर सकता है। अगर आउटपुट कम आई है तो उसको डांटा जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि तेरी कमी ढूंढ, कहां कम आई है, क्यों कम आई है, और अगले अप्रेजल तक उस कमी को ठीक कर। ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना कि उसने काम कैसा किया। ये चीज है एक तरह से बिल्कुल सिंपल सा, इसका अगर मतलब निकालते तो वो होता है फीडबैक। कुछ रिलेट कर पा रहे हो इससे? ये कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, प्लान आपने बना दिए, उन प्लान से कंट्रोल करते हो कि मेरी काम, मेरी एक्टिविटीज राइट ट्रैक पे है या नहीं। यही तो चीज है, पहले जॉब को डिफाइन करो, फिर उसने जो काम किया उसको इवैल्यूएट करो, फिर डिफरेंस देखो। यही कंट्रोलिंग है। मतलब उसके लिए कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बना दो, यार्ड स्टिक्स बना दो, बेंचमार्क्स बना दो, जिनके बिहाफ पे उसको जज किया जाए, वो प्रॉपर लेवल जो उसको अचीव करना है। ये चीज होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट जो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखो भाई, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, पहले तो देखो प्रमोशन का मतलब क्या होता है। इससे जस्ट अगली वीडियो में आपको प्रमोशन के मतलब की पूरी डिटेल मिलेगी, लेकिन अभी के लिए मैं बताऊं तो आपका पे बढ़ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका लेवल बढ़ जाता है और आप एक हायर रैंक पोस्ट पे आ जाते हो। ये होती है प्रमोशन। तो बेसिकली हम चल रहे हैं पूरी स्टेप की स्टाफिंग में क्या क्या करना है। पहले हमने देखा हमें बंदे चाहिए कितने, फिर उनको रिक्रूट करके इकट्ठा कर लिया, फिर उसमें सिलेक्ट करके जो रखने रख लिए, बाकी को लात मार के भगा दिया, फिर उनको ओरिएंटेशन दिया, उनको प्लेसमेंट दिया, उनको उनकी जगह बिठाया, उनको उनकी जगह पे बिठाया और उनके काम से वाकिफ करवाया, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, फिर परफॉर्मेंस को अप्रेज किया। अब आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उनको प्रमोशन देनी भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों यार? क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप बिना सेल्फ इंटरेस्ट के कर जाओ। सेल्फ इंटरेस्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर टू ड्राइव सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब कि आप कभी भी कोई भी काम करोगे ना पूरे दिल लगा के, पूरी तसल्ली से, जिसमें आप चाहो कि आउटपुट बेस्ट आए, तो आपको चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट। आपका खुद का मन होगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा, तभी आप करोगे। किसी के कहने पे करोगे ना तो कभी भी उतना बेटर नहीं करोगे। तो एक एम्प्लॉय का कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में सेल्फ इंटरेस्ट लाने के लिए उसको करियर प्लानिंग करेंगे उसकी, यानी कि आने वाले टाइम में उसको प्रमोशन देंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे। भी देख तेरे को ऊपर आने का मौका दे रहे हैं, तू आ ना आ, वो तेरी कैपेबिलिटी पे है, लेकिन हम तुझे मौका दे रहे हैं। तेरे करियर के बारे में कंपनी भी कंसर्न है। तो जब कंपनी तेरे करियर के बारे में इतना सोच रही है, तेरी प्रमोशन के बारे में सोच रही है, तो तू भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच। कंपनी को उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करवा, उसको एक एंड तक ले जाने में हेल्प करवा। ये चीज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग बेसिकली काम क्या है इसका, कि ये एम्प्लॉय के सेल्फ इंटरेस्ट को स्ट्राइव करती है और उसके बाद एम्प्लॉय दिल लगा के काम करता है। अगला और लास्ट पॉइंट आता है हमारा कंपेंसेशन, पैसा। द एम्प्लॉय वर्क फॉर यू एंड यू पेड हिम। कुछ भी उसको पे किया है वो उसके लिए कंपेंसेशन है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो पेमेंट इन काइंड हो, चाहे वो पेंशन, कुछ भी उसके लिए कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन मतलब उसकी सर्विसेज के बदले में उसको जो अमाउंट एज अ रेम्युनरेशन दिया गया है वो कंपेंसेशन है। उसको जो उसकी सर्विसेज की कमाई हमने प्रोवाइड करवाई है वो कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन देखो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पेमेंट्स में आती है वेजेस, सैलरी। वेजेस होती है डे बाय डे, सैलरी होती है मंथ या पर एनम, मतलब इसमें कैश आएगा। डायरेक्ट पेमेंट्स में हम आपको कैश देंगे। और इनडायरेक्ट पेमेंट्स क्या होती है? इनडायरेक्ट पेमेंट्स मतलब किसी को कोई हॉलिडे पैकेजेस दे दिए, कोई गिफ्ट वाउचर्स दे दिए, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर्स दे दिए, ये सब कुछ इनडायरेक्ट कंपेंसेशन है। हमने एम्प्लॉय को फायदा करवाया, लेकिन ये इनडायरेक्ट वाउचर, इनडायरेक्ट कंपेंसेशन है। इतनी सी बात लिखनी आपको एक छोटी सी लाइन में आ जाएगी। और सबसे बढ़िया बात कि कंपेंसेशन दो टाइप की होती है, एक होती है टाइम बेस्ड, दूसरी होती है परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी आउटपुट बेस्ड। मतलब बताता हूं मैं आपको। टाइम बेस्ड का मतलब है कि देखो आप हमारे लिए काम करो,
हम आपको डेली क्या इतना पे करेंगे, पर वीक इतना पे करेंगे, पर मंथ इतना पे करेंगे, पर ईयर इतना पे करेंगे, या लगा देना बीच में, मतलब डेली का इतना या पर वीक या पर मंथ या पर ईयर, जो भी आपकी सैलरी टाइम से डिसाइडेड है वो एक पहला टाइप होता है कंपेंसेशन देने का। और दूसरा टाइप क्या होता है, जब आप उसको परफॉर्मेंस की बेस पे दे रहे हो, मतलब कि तूने हमें कितना आउटपुट दिया उस हिसाब से तेरे को पैसे मिलेंगे। तूने हमें 5 यूनिट बना के दी तो 5 यूनिट के पैसे, तूने हमें 10 पीस बना के दिए 10 पीस के पैसे, 100 पीस बनाएगा 100 पीस के पैसे, जितनी आउटपुट जनरेट करेगा उतने तेरे पैसे। तूने एक दिन छुट्टी मार ली तो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया तो अपने तेरे को उस चीज के पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात होती है। तो 8 स्टेप्स जो हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं, उनको समराइज किया जाता है। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट, कितने बंदे किस टाइप के चाहिए। 2 एनालिसिस वर्कलोड वर्कफोर्स, वर्कलोड मतलब कितने चाहिए, वर्कफोर्स मतलब कितने हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट इकट्ठे करना, सिलेक्शन फिल्टर आउट करके बाकियों को निकाल देना, कुछ को रख लेना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसमें क्या था, उसको उसकी जगह पे बिठाना, उसको उसके एनवायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना और वो सब कुछ उसको बताना जो उसको करना है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें क्या था कि उसको उसके काम की ट्रेनिंग देना, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका फीडबैक। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसमें क्या था कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का सोचना ताकि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट कंपनी के फायदे में ले आए। लास्ट कंपेंसेशन, उसको पैसे देना। ये 8 स्टेप हमारी स्टाफिंग की प्रोसीजर को करते हैं पूरा। प्रोसीजर कह लो, प्रोसेस कह लो, कुछ भी कह लो। अब क्या है, स्टाफिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। टेंशन ना लो, वीडियो खत्म कर रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं। 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। क्या? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। 3 मेन एस्पेक्ट। केस स्टडी रहेगी ना, लंबा केस। आइडेंटिफाई एनी वन एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, मतलब इन तीनों में से कुछ आइडेंटिफाई करो जो लग रहा है। अब इन तीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिटेल है। आने वाले 3 वीडियोस में या आने वाले 4 वीडियोस में हम इन्हीं 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा रिक्रूटमेंट के क्या सोर्सेज होते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो करते हैं यही खत्म। पूरी वीडियो में कोई भी कमी कमेंट, कोई भी अच्छाई तो भी कमेंट नहीं करना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल जमा जाकर मुझे डीएम कर दो। सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।